देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन 360 डिग्री के साथ, हमारा वो शो जहां पर हम देश और दुनिया की हर वो खबर आपको हर पहलू और पूरे विश्लेषण और पूरे आंकड़ों के साथ आपके सामने रखते हैं ताकि आप खबर की 360 डिग्री एंगल यानी कि उसके हर पहलू को समझ सकें और खुद निर्णय ले सकें कि खबर क्या है। एलएसी पर चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए एयरफोर्स ने एक्शन प्लान तैयार किया है। फाइटर जेट की तैनाती से लेकर हवाई क्षेत्र में निगरानी तक एयरफोर्स की जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में चीन न सिर्फ एलएसी पर तनाव पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को उकसाकर एलओसी पर टेंशन बढ़ाना भी चाहता है। लेकिन भारतीय सेना की रणनीति के आगे चीन और पाकिस्तान का हर मंसूबा फेल हो रहा है। दरअसल चीन को सबसे ज्यादा घबराहट इंडियन फोर्सेस से है, क्योंकि भारतीय फाइटर प्लेन घर में घुसकर मारने की कुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के बाद से चीन पाक में खलबली मची हुई है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत लगातार बढ़ रही है, खासतौर से राफेल आने के बाद से ड्रैगन की घबराहट ज्यादा बढ़ गई है। भारत 2 मोर्चों पर रणनीति बना रहा है, जिसमें एयरफोर्स का रोल काफी अहम होगा। आज एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आने वाले वक्त में चुनौतियों के बारे में बताया, साथ ही चुनौतियों से निपटने का प्लान भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 7 बड़ी बातें सामने आई हैं। एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने बताया कि चीन लगातार एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें एयरबेस भी शामिल है, इसलिए भारत के लिए चैलेंज काफी बढ़ गया है। खबर है कि चीन ने तिब्बत रीजन में 3 बेस बना लिए हैं। हालांकि एयरफोर्स चीफ ने भरोसा जताया कि हर मोर्चे पर भारत की तैयारी पूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा सकती है, जिसमें एयर स्पेस के अलावा साइबर स्पेस वॉर भी शामिल है। हालांकि बीआर चौधरी ने यह साफ कर दिया कि भारत नए हथियार खरीदता रहेगा, लेकिन अगले दशक तक 35 स्क्वाड नहीं रहने वाले हैं। आपको बता दें कि एक स्क्वाड में 18 फाइटर जेट्स होते हैं, जो दोनों फ्रंट पर चीन पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए काफी हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ आना भारत के लिए दोहरी चुनौती हो जाता है। इस बीच यह भी खतरा है कि चीन पाकिस्तान के जरिए वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है, जो भारत के लिए चिंता का सबब हो सकती है। पहला सवाल आपका है एलएसी पे सिचुएशन। आपको पता है कि फिलहाल अभी भी चाइनीज एयरफोर्स PLAF की डिप्लॉयमेंट्स अभी भी है 3 एयरबेसेस में अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है चीन की तरफ से, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दी एयर ऑपरेशंस पर से। हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। उनकी डिप्लॉयमेंट ड्यू टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शायद उनकी थोड़ी सी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट तेज हो सकती है, बट एयरफोर्स की तरफ से इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। इतना बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया अरामको में ड्रोन अटैक होने से भी 3 या 4 साल पहले से हमारा यही प्रयास रहा है कि एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी डेवलप किया जाए, और हमारा यही प्रयास है कि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबिता देखते हुए ये इन हाउस विद इन द कंट्री डेवलप किया जाए। तो एंटी ड्रोन मेजर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं ज़्यादातर हमने जोर दिया हुआ है टू गिव बेनिफिट टू स्टार्टअप्स एंड MSMEs थ्रू द IDEX प्रोग्राम ऑल्सो। सो न्यू स्टार्टअप्स आर कम्पीटिंग थ्रू IDEX टू डिज़ाइन एंड डेवलप काउंटर US सिस्टम्स फॉर द एयरफोर्स। जिन 2 फ्रंट के बारे में एयरफोर्स चीफ बता रहे थे, उसमें पहला फ्रंट पाकिस्तान और दूसरा फ्रंट चीन है, जो एलएसी से LOC तक फैला हुआ है। पाकिस्तान बॉर्डर का फ्रंट करीब 3310 किलोमीटर है, वहीं चीन बॉर्डर करीब 3488 किलोमीटर लंबा है। इतने बड़े 2 बॉर्डर पर निगरानी रखना भारत के लिए एक चुनौती है। चीन पाक की हर हरकत पर नजर रखने के अलावा उसके हर मंसूबे का माकूल जवाब देने का जज्बा भारतीय फौज में है, क्योंकि ड्रैगन लगातार एलएसी पर साजिश रचता रहा है। उसने हाल ही में S-400 की तैनाती की है, जो उसने रूस से खरीदे हैं। इसके अलावा वो लगातार गीदड़ भभकी देता है। कुछ वक्त पहले चीनी सैनिकों ने तिब्बत इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जहां से उसे गलवान की तरह खदेड़ दिया गया था। लेकिन एक नया चैलेंज और सामने आया है। चीन ने PLA कैंप में पाकिस्तान के कर्नल रैंक के ऑफिसर तैनात कर दिए हैं, यानी चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहा है। चीन लद्दाख बॉर्डर पर जिस तरह लगातार अपने सैनिकों की तैनाती और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जंगी बेड़ा तैनात कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए अब भारत ने भी ठान लिया है। भारत ने भी लद्दाख में अपने फाइटर जेट समेत टैंक और तोप रेजिमेंट भी मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं।
चीन की हर गुस्ताखी को करारा जवाब मिलेगा। LAC से चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया जाएगा। LAC पर चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया जाएगा। भारत का एक्शन प्लान चीन का होगा काम तमाम। अभी भी चाइनीज एफओएस PLAF की डिप्लॉयमेंट्स अभी भी है 3 एयरबेसेस में अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है चीन की तरफ से, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दी एयर ऑपरेशंस पर से। हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। चीन जिस तेजी से LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ऐसे में भारत को उसे तगड़ा जवाब देना जरूरी हो गया। एयरफोर्स ने भी पूरी तैयारी कर ली। अगर चीन ने हिमाकत दिखाई तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर देंगे। चीन को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो दोबारा इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। जमीन से लेकर आसमान तक पक्का प्लान बनाया जा रहा है। जमीन से समंदर तक निगरानी की जा रही है। LAC के पार चीन भले ही अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन वायुसेना चीफ ने देश को यह आश्वस्त करना चाहा कि भारत भी हर मुकाबले के लिए तैयार है। अगर चीन की तरफ से किसी भी तरह की गुस्ताखी की जाती है तो भारतीय वायुसेना करारा जवाब देगी। अगर चीन ने किसी भी तरफ से कोई हरकत की तो भारत उसे माकूल जवाब देगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चीन ने LAC पर S-400 की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, उसने LAC के पास हाटन बेस पर J-20 भी तैनात कर दिए हैं। दरअसल ये चीन की गिदड़ भभकी है जो वक्त वक्त पर दिखाता रहता है, लेकिन जब से गलवान में उसे पीटा गया है वो बौखला गया है। चीन जानता है कि भारत अकेले ही उसके मंसूबों पर पानी फेर देगा। वैसे भी क्वाड की ताकत भारत के साथ है, इसलिए चीन के पास बिलबिलाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भारत की चिंता 2 फ्रंट वॉर को लेकर नहीं है, बल्कि चिंता उस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को लेकर है जो पाकिस्तान के रास्ते चीन को ट्रांसफर की जा रही है। और इसी को लेकर एयरफोर्स चीफ ने सवाल उठाए हैं। जाहिर है ये सवाल दूर तलक जाएगा। मृदु सुभाषचंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चीन अपने विस्तारवादी मंसूबे से बाज नहीं आ रहा है। उसने पाकिस्तान में खेल करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत की तरफ ऐसा मंसूबा चल नहीं पाएगा क्योंकि भारत उसे खदेड़ने का दमखम रखता है। भविष्य की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है क्योंकि चीन और पाक 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इसके लिए भारतीय सेना को एकीकृत करने के लिए CDS की नियुक्ति की गई। इससे फायदा हुआ कि एक साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की डिप्लॉयमेंट से लेकर हथियार खरीदने तक और सेना के तीनों अंगों के कोऑर्डिनेशन में मदद मिलेगी। 1 जनवरी 2020 को पहले CDS बिपिन रावत बनाए गए थे, जिसके बाद 4 थिएटर कमांड बनने आने पर जोर दिया गया, जिससे 4 मोर्चों पर दुश्मन की चाल को नेस्तनाबूद किया जा सकेगा। पहली थिएटर कमांड से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। दूसरी थिएटर कमांड से LAC पर चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। थिएटर कमांड 3 से समंदर में निगरानी होगी, जबकि थिएटर कमांड 4 से एयर स्पेस पर निगरानी होगी। सेना के तीनों अंगों को ताकतवर बनाने के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत हथियार खरीदे जा रहे हैं। अगर चीन पाकिस्तान के एयरफोर्स से तुलना की जाए तो भारत के पास 2119 एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के पास 3260 एयरक्राफ्ट। वहीं पाकिस्तान के पास 1364 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट की बात की जाए तो भारत के पास 542, चीन के पास 1200 और पाकिस्तान के पास 352 फाइटर जेट है। भारत के पास 775 हेलीकॉप्टर हैं, चीन के पास 902 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के पास 331 हेलीकॉप्टर हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टर प्लेन जो होते हैं उनके पास भारत के पास 251, चीन के पास 264 और पाकिस्तान के पास 48 ट्रांसपोर्टर विमान हैं। इतना बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया अरामको में ड्रोन अटैक होने से भी 3 या 4 साल पहले से हमारा यही प्रयास रहा है कि एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी डेवलप किया जाए, और हमारा यही प्रयास है कि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबिता देखते हुए ये इन हाउस विद इन द कंट्री डेवलप किया जाए। तो एंटी ड्रोन मेजर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं ज़्यादातर हमने जोर दिया हुआ है टू गिव बेनिफिट टू स्टार्टअप्स एंड MSMEs through the IDEX program also. So new startups are competing through IDEX to design and develop counter UAS systems for the Air Force. और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। सर्दियां आते ही दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। हर साल पॉल्यूशन का स्तर इतना खतरनाक हो जाता है कि लोगों को सांस लेना दूभर हो जाता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये
कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो जाती है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि एक स्टडी में दावा किया गया है कि 2020 में पोल्यूशन से 54,000 मौतें हुई। पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार से लेकर कोर्ट तक तमाम जगह बार बार एक्शन के आदेश तो दिए गए, मगर अब तक कोई ठोस समाधान निकला हो ऐसा नहीं है। इस बार भी दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को रोकने के लिए खास एक्शन प्लान तैयार जरूर किया है, लेकिन क्या जमीन पर पोल्यूशन कम होगा, ये अभी कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी जब सर्दियां बढ़ेंगी। दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान के तहत 500 टीमों को पीओसी की जांच के लिए लगाया जाएगा। साथ ही 64 ऐसी सड़कों को चिन्हित किया गया है जहां जाम की समस्या से प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहता है। 75 टीमों का गठन धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया है, तो 250 टीमें शहर में कचरा जलाने पर पूरी तरह से रोक का पालन कराने के लिए लगाई जाएंगी। 2 स्मॉग टावर कनॉट प्लेस और आनंद विहार में लगाए गए हैं ताकि वो लगातार हवा को साफ करते रहें जहां ज्यादा वाहनों का पोल्यूशन होता है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार इस बार पोल्यूशन को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर हर संभव काम करेगी। इन सर्दियों के लिए हमने 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान बनाया है। स्मॉग टावर, आपने देखा होगा कि देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बना है। बहुत सक्सेसफुल इसके नतीजे आ रहे हैं। कुछ दिन और इसका अध्ययन करेंगे, अगर सक्सेसफुल अच्छा रहता है तो इसको दिल्ली के और कई सारे हिस्सों में लगाया जाएगा। इस बार दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए विंटर एक्शन प्लान का जो 10 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है, उसमें पहला पॉइंट है पराली प्रदूषण को रोकना। इसके लिए बायो डिकम्पोजर घोल बनाया गया है जो पराली को नष्ट करेगा, उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए धूल विरोधी अभियान छेड़ा जाएगा। कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पटाखे जलाने खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा। वहीं हवा को साफ करने के लिए स्मॉग टावर लगाए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले हॉटस्पॉट की निगरानी की जाएगी। एक ग्रीन वॉर रूम बनाया जाएगा जिसमें पर्यावरण इंजीनियरों की तैनाती होगी। ग्रीन दिल्ली ऐप भी बनाया गया है। इसके अलावा भारत का पहला ई कचरा पार्क भी बनाया जाएगा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक्शन की तैयारी होगी। दिल्ली में 18 से 20% भागीदारी वाहनों से निकलने वाले धुएं से पोल्यूशन की है, जो दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं। किस तरह ये पोल्यूशन बढ़ाते हैं, हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं। इसमें पराली भी सर्दियों के दौरान अहम भूमिका निभाती है, लेकिन वाहन प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ी वजह बनता है दिल्ली के दम घुटने की। अभी आप देखिए किस तरीके की स्थिति है, जो कि हालात बता रहे हैं आपको कि इस तरीके से वाहनों की संख्या, ये पीक आवर के दौरान हालात होते हैं, जाम लगता है, उस दौरान गाड़ियां चालू रहती हैं। खुद अगर हम बात करें तो 1,10,00,000 से अधिक जो है वो वाहन जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, अलग अलग, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, दुपहिया हो, तिपहिया हो या 4 पहिया। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब जो स्थिति देखते हुए, क्योंकि लगभग 18 से 20% हालात ये हो जाते हैं कि 18 से 20% पॉल्यूशन जो है इन्हीं वाहनों की वजह से होता है, और ये जो लंबे लंबे जाम लगते हैं ये परेशानी का सबब बनते हैं। इसको देखते हुए इस पीओसी का जो कानून है उसमें और सख्ती लाने के लिए और 500 टीमों का गठन किया है ताकि कठोरता से पोल्यूशन जो फैलाने वाले वाहन हैं उनकी जांच की जा सके। इसके अलावा ये आईटीओ की जिस सड़क पर हम खड़े हैं इसके समेत 64 सड़कों को चिन्हित किया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए जितने वाहन हैं, ये गाड़ियां चालू हैं अभी, और चालू गाड़ियों की वजह से प्रदूषण जो है बढ़ता है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने अभियान चलाया था कि लाल बत्ती पर गाड़ियां बंद की जाएं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से हैं। दोनों तरफ जो है वो जाम लगा है, तो उसके बाद स्थिति किस तरीके की होती है। व्हीकुलर पोल्यूशन जो कि 18 से 20% बढ़ाता है, दिल्ली के आबो हवा को जो है ख़राब करता है, और वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश से जो है और अफगानिस्तान से ज़्यादा जो प्रदूषण के कण हैं वो इन वाहनों से निकलने वाले जो प्रदूषण के कण हैं वो परेशानी का सबब बनते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 64 सड़कें चिन्हित की हैं, 500 से ज़्यादा टीमें गठित की हैं, और अंदाज़ा ये है कि अब इसके बाद कुछ असर वाहनों की जो पूरी स्थिति है उससे पड़ेगा, क्योंकि लगभग 44 लाख वाहन ऐसे भी हैं जिनको कहा जाए 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, और अब उनको सड़क से हटाने की कार्रवाई भी जोरों शोरों से की जाएगी ताकि प्रदूषण से जो दम दिल्ली वालों का घुटता है उसमें कुछ कमी तो दर्ज की जाए।
वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में पॉल्यूशन रोकने के लिए 2 स्मॉग टावर भी लगाए गए हैं। आपको बताते हैं ये स्मॉग टावर कैसे काम करेंगे। स्मॉग टावर की ऊंचाई 24 मीटर है। इसमें नीचे 18 मीटर का कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जबकि ऊपर 6 मीटर की स्टील की कैनोपी लगी है। एक टावर की लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि ये 1 वर्ग किलोमीटर दूर तक की हवा को साफ कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में हर साल दिवाली के आसपास पोल्यूशन का स्तर बेहद बढ़ जाता है, जिसके चलते हार्ट और सांस से संबंधित बीमारी लोगों के लिए खतरा, जिन लोगों को ये बीमारियां होती हैं उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम आदेश आते हैं, मगर उन आदेशों का पालन नहीं होता। अनदेखी के चलते नियमों को ताक पर रखा जाता है। अब दिल्ली में एक ड्राइव चलाई जाएगी। आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए पोल्यूशन एक बड़ा खतरा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और एनजीटी ने भी कई तरीके के आदेश जारी किए हैं। हम एक निर्माणाधीन साइट दिखाएंगे आपको नोएडा में। एक वजह जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने की है वो निर्माणाधीन साइटें भी हैं। उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई तरीके की गाइडलाइन जारी की गई हैं। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो जिला प्रशासन है या संबंधित अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को भी ऐसी जगहों की निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसको लेकर अगर एनजीटी के आदेशों की बात की जाए तो ग्रीन कपड़े से या उसके अलावा जो टीन सेट है उस टीन सेट से निर्माण वाली साइडों को कवर करना होता है, ताकि निर्माण के दौरान उड़ने वाली जो धूल है उसके कण हवा में ना मिलें और पोल्यूशन ना फैले। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव करने की बात की जाती है। पानी के छिड़काव जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। उसके अलावा जो भी आदेश एनजीटी ने दिए हुए हैं उन आदेशों की जो पूर्ति है वो होती हुई यहाँ नहीं दिख रही है। लगातार जो गाड़ियाँ हैं, छोटे व्हीकल हैं, बड़े व्हीकल हैं, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जो संबंधित अधिकारी हैं, पोल्यूशन विभाग है, यहाँ की प्राधिकरण है, ऐसी जगहों पर भी निगरानी करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में नोएडा के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन से निजात मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। अब आपको दिखाते हैं देश के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक औसत पीएम लेवल 2.5 होता है, लेकिन देश के कई शहरों में से ज्यादा पीएम लेवल होता है। गाजियाबाद पहले पायदान पर रहता है 106.6, बुलंदशहर 98.4, बिसरख 96.0, भिवाड़ी 95.5, नोएडा 94.3, ग्रेटर नोएडा 89.5, कानपुर 89.1, लखनऊ 86.2, दिल्ली 84.1, फरीदाबाद 83.3। इस वक्त एक और बड़ी खबर आई है। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने मौलाना कलीमुद्दीन के ठिकानों पर छापे मारी है। अवैध धर्मांतरण मामले में यह छापेमारी दिल्ली के शाहीन बाग में हुई है। बता दें कि इस मामले में पहले ही मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे पूछताछ जारी है। अवैध धर्मांतरण के मामले में दिल्ली के शाहीन बाग में अभी यूपी के एटीएस ने छापेमारी की वारदात को अंजाम दिया है। मौलाना कलीमुद्दीन के ठिकाने बताए जा रहे हैं शाहीन बाग में। उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के बिना पर और जो भी सूत्र मिले, जो कड़ियां जुड़ी, उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एटीएस छापेमारी कर रही है। अवैध तरीके से डरा धमकाकर पैसों का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ अनिल यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, यूपी एटीएस की दिल्ली के शाहीन बाग में कार्रवाई, क्या कुछ टिप ऑफ मिला था? कलीमुद्दीन से पूछताछ में से क्या खुलासे हुए थे? क्या अपडेट आपके पास इस बड़ी खबर पर? देखिए, मौलाना कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी धर्मांतरण मामले में और उनको विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली हुई थी। वो एटीएस ने उनको रिमांड पर भी लिया था और पूछताछ के बाद एटीएस को जो इनपुट मिला है उन इनपुट के आधार पर शाहीन बाग में छापेमारी की गई है और उन लोगों का तलाश करने की कोशिश की गई है जो मददगार रहे हैं, हमदर्द रहे हैं मौलाना कलीम के और जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है इस धर्मांतरण के पूरे मामले में। तो इसी जो इनपुट मिला था मौलाना कलीमुद्दीन से, उस इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई। हालांकि एटीएस अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये छापेमारी कुछ देर पहले ही भी शुरू हुई थी और ये छापेमारी करने के बाद एटीएस का कहना है कि कुछ इनको इम्पोर्टेंट इनपुट मिले हैं और उसके आधार पर वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका अनिल शुक्रिया। तो तमाम इनपुट्स पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आगे क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है इस पूरी फंडिंग को लेकर और अवैध धर्मांतरण को लेकर, लगातार न्यूज़ नेशन की नजर बनी रहेगी। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं और नेशन 360 डिग्री में आपने इस वक्त हर खबर को हर पहलू से जाना। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द लौटते हैं।